पृथ्वी ने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसकी पैदाइश मिथिला में हुई। वो अपने वालिदैन की तन्हा औलाद था। बाप पेशे के एतबार से ज़ुरूफ साज था, जो पृथ्वी के बचपन में ही टीबी की भेंट चढ़ गया था और उसकी माँ को उसे साथ लेकर अपने मैके इलाहाबाद मुंतकिल होना पड़ा। पृथ्वी की तालीम और तरबियत उसके मामू की ज़ेरे कफालत हुई, जिसने उसे दिल्ली पढ़ने भेजा और वहीं पर वो बीए के बाद सीआईडी में भर्ती हो गया। इस दौरान में उसकी माँ का भी देहांत हो चुका था। उसने बियर का डिब्बा खाली कर दिया था। जैसे ही डिब्बा खत्म करके खिड़की से बाहर फेंका, मैंने उसे दूसरा डिब्बा खोल कर देते हुए कहा, वो तो सब ठीक है भैया, तुम अपनी बीवी बच्चों का किस्सा गोल कर गए। मेरी बात सुनकर यकलख्त उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय उसने बियर के कई घूंट भरे और फिर डिब्बा खाली करके जीप से बाहर उछालते हुए खुद ही पैकेट से तीसरा डिब्बा निकाल लिया। मुझे लगा कि उसे इस मौजू पर बात करते हुए अजियत हो रही है। बिलाखिर वो बोला, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान मुझे एक लड़की पूजा से प्रेम हो गया था। वो भी मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन वो करनाल के बहुत बड़े रईस घराने से ताल्लुक रखती थी, जबकि मैं एक कंगला अनाथ था। अपनी ये समाजी कमी पूरी करने के लिए ही मैं एमए करने का इरादा छोड़कर सीआईडी में भर्ती हुआ था। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने उसे खुद बात आगे बढ़ाने का मौका दिया। उसने कहा, मेरी नौकरी पक्की हो गई तो मैंने अपने मामा के जरिए पूजा के घर रिश्ता भेजा, लेकिन उन्होंने हाँ या ना में जवाब देने के बजाय मेरे बाप से बढ़कर प्यारे मामा को धुतकार कर भगा दिया। इतना कहकर वो फिर खामोश हो गया। कुछ देर गोया अपने दिलसोज जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करने के बाद बियर का चौथा डिब्बा निकाल कर खोलने लगा। वो खामोशी से पीता रहा। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो आदि शराब नोश था, लेकिन नशीला मशरूब अपना असर दिखाने लगा था। चौथा डिब्बा खाली होने तक उसकी आंखों में धुंधलाहट गहरी हो चुकी थी। तभी उसने पांचवां डिब्बा खोलते हुए रुंधे हुए लहजे में कहा, पूजा के घर वालों को अपने धन जागीर और बस्ती का सरपंच होने के साथ साथ अपनी गुजर जाति पर बड़ा घमंड था। उन्होंने मेरे मामा का गिरबान पकड़ लिया कि मामूली कुम्हार जाति का होकर उसने परमार गोत की एक गुज्जर कन्या का हाथ मांगने की जुर्रत कैसे की। बियर का पांचवां डिब्बा आधा होने तक उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जख्मों भरी दास्तान आगे बढ़ाता रहा। उसके मुताबिक पूजा अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करने के लिए घर से फरार होने को तैयार थी, लेकिन फिर अचानक एक सुबह वो घर की तीसरी मंजिल की मुंडेर से झांकते हुए तवाजुन खो बैठी और घर के सहन में गिरकर हलाक हो गई। पूजा के खानदान के असर रसूख की वजह से पुलिस ने उसकी मौत को हादसा करार देकर केस खत्म कर दिया। वो बोला, परंतु मुझे पता है कि उन राक्षसों ने मेरी पूजा की हत्या की है। उनको पता चल गया था कि वो मेरे साथ जीवन बिताने का पक्का निर्णय कर बैठी है। इतना कहकर पृथ्वी ने बियर का डिब्बा बचे कुचे मशरूब समेत मुट्ठी में भींच लिया और जीप के स्टीयरिंग पर सर रख दिया। वो फूट फूट कर रो रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि वो गम के रेले से उभरे तो मैं पूछूं कि मजलूम पूजा के बेरहमाना कत्ल पर उसने क्या किया। अगर खुद इंतकाम न भी लेता तो सीआईडी एहलकार होने के नाते वो पूजा के खून का हिसाब लेने का कोई कानूनी रास्ता भी तो ढूंढ सकता था, लेकिन मुझे ये सवालात पूछने का मौका न मिल सका। पृथ्वी की हिचकियां रफ्ता रफ्ता दबी दबी सिसकियों में बदल गईं और फिर वो शायद गहरी नींद में खो गया। बियर का पांचवां डिब्बा अब भी उसकी मुट्ठी में मजबूती से दबा हुआ था। मैंने उसे पहले हल्के फिर खास से जोर से झंझोड़ा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। उसकी मदहोशी का इत्मीनान कर लेने के बाद मैंने बगौर आसपास का जायजा लिया। ढलती दोपहर में आसपास कोई दिखाई न दिया। मैंने पूरी तसल्ली कर लेने के बाद अपना पिस्तौल अंदरूनी जेब में ठूसा और पृथ्वी का पिस्तौल भी उसके बगली होल्स्टर में उड़स दिया। उसके बाद मैं जीप से नीचे उतरा और झुककर हैंड ब्रेक को आजाद कर दिया। मुझे लगा कि जीप में हल्की सी जुम्बिश हुई है। मैंने उसके अगले टायरों का बगौर जायजा लिया। उनका रुख सीधा झील की तरफ था। लगभग 10 गज आगे अचानक ढलान शुरू हो जाती थी और तकरीबन 30 फुट नीचे झील का सब्जी माइल पानी धीरे धीरे हिलकोरे ले रहा था। मैंने एक बार फिर आसपास नजरें दौड़ाकर इत्मीनान कर लिया कि वहां कोई मौजूद नहीं। उसके बाद मैं जीप के अकब में पहुंचा और जोर लगाकर आगे की तरफ धकेला। मुझे अपनी तवक्को से कम ताकत सर्फ करना पड़ी और जीप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मुझे खदशा हुआ कि स्टीयरिंग कुछ टेढ़ा है, लेकिन जोर बढ़ते ही जीप की रफ्तार तेज हुई और वो सीधी ढलवान किनारे की तरफ लपकी और फिर तूफानी रफ्तार से झील के पानी की तरफ बढ़ने लगी। चंद ही लम्हों में एक जोरदार छपाका हुआ और जीप पानी में उतर गई। वो चंद लम्हों तक पानी पर तैरते हुए आगे बढ़ती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता गड़प गड़प की आवाजें खारिज करते हुए डूबने लगी। उसके साथ ही मैं हद्दुल इम्कान तेजी से झील के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ने लगा। साथ ही मैं जोर जोर से नारे लगा रहा था, बचाओ बचाओ।
जीप झील में गिर गई, दौड़ो भागो बचाओ। जीप पानी में डूब गई। तेज रफ्तार से दौड़ने के बावजूद वो अच्छा खासा तवील फासला तय करने में मुझे खासी देर लग गई। अलबत्ता मेरी चीखो पुकार ने उस किनारे पर मौजूद दर्जनों सयाहों को बहुत पहले से मेरी तरफ मुतवज्जे कर दिया था, और जब मेरे अल्फाज उनकी समझ में आए तो उनमें खलबली सी दौड़ गई और उनमें से कई अफराद तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने हाँपते हुए बुलंद आवाज में अपना वावेला जारी रखा, कहा बचाओ दौड़ो, जीप झील में गिर गई, उसमें एक मनुष्य और महिला सवार हैं, वो डूब जाएंगे, जल्दी जाओ। जब मेरी तरफ मुतवज्जे लोग मुझे पूरी तरह देखने के काबिल हुए तो मैंने हाथ से उस किनारे की तरफ इशारा करते हुए शोरो गोगा शुरू कर दिया जहां से मैंने जीप को झील में धकेला था। बिलाखिर मैं 20-22 अफराद के एक गिरोह के नरगे में आ गया। मैंने हवास बाख्ता अंदाज में बताया कि मैं झील के उस तरफ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। वहां मुझे एक जीप में एक खुशपोश मर्द और खूबसूरत औरत आपस में खुशगप्पियां करते दिखाई दिए। वो खुश फेलियां करते हुए शराब भी पी रहे थे। मैं वहां से कुछ ही फासले पर गया था कि मुझे एक औरत की चीखें सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो झील जीप के किनारे की तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर एक जोरदार शराब के साथ जीप झील में गिर गई और जब तक मैं वहां पहुंचता गड़प गड़प करके पानी में डूबने लगी। मैंने तकरीबन चीखते हुए उन्हें कहा, तुम सब जाकर उस महाशय और श्रीमती को निकालने की कोशिश करो। हमने अस्पताल पहुंचा दिया तो भगवान की इच्छा से वो दोनों बच भी सकते हैं। मैं कोई गाड़ी लेकर आता हूँ। उनमें से 2-3 अफराद के सवालों का जल्दी जल्दी जवाब दिया। उन्हें बताया कि उस जगह पर जीप के टायरों के निशान मौजूद हैं। ये सुनते ही वो सब तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान में 5-7 मजीद लोग भी वहां पहुंच चुके थे। मुझे उनमें त्रिपाठी भी दिखाई दिया। मैंने उन सब को भी हंगामी सूरत हाल से आगाह किया और त्रिपाठी को आंख के इशारे से अपने पीछे आने का कहकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे आने के बाद मैंने मुड़कर देखा। मेरी फरियाद पर पृथ्वी और उसकी ख्याली महबूबा को डूबने से बचाने के लिए कोशां लोगों की टोलियां लगभग आधा रास्ता तय कर चुकी थीं। मैंने अपने पीछे पीछे आते त्रिपाठी के करीब आने का इंतजार किया। वो मेरे पास पहुंचकर हैरान परेशान लहजे में बोला, ये क्या बखेड़ा है रोहित भैया? क्या ये वही जीप है जिसमें तुम उस पुलिस कार्यकर्ता को लेकर गए थे? ये डूब कैसे गई? मैंने उसके सवालों को नजरअंदाज करके पूछा, ये बताओ त्रिपाठी भाई कि क्या तुमको मेरी मोटरसाइकिल मिल गई थी? कहाँ है वो? उसने फखरामेज लहजे में कहा, बिल्कुल मिल गई थी और मैं उसी पर यहाँ पहुंचा हूँ। उस तरफ खड़ी है वो। मैंने कहा तो जल्दी से उस तरफ चलो, बाकी बातें रास्ते में होंगी। यूं समझो कि भगवान ने हम दोनों को फंसने से बाल बाल बचा लिया है। हम दोनों पार्किंग के लिए मखसूस जगह पहुंचे तो मेरी शहजादी बेताबी से मेरी मुंतजर थी। मैंने त्रिपाठी को अकब में बिठा कर किक लगाई तो उसने फर्ते मुसर्रत से झरझरी ली और हम दोनों को साथ लिए बेंगलोर शहर की तरफ दौड़ने लगी। मुझे पता था कि त्रिपाठी तजस्सुस के कचोके सहरा है, लिहाजा मैंने उसे मजीद इंतजार न करवाया। भगवान ने सहायता की त्रिपाठी भैया, वरना वो कायर तो तुम्हारी और मेरी हत्या करने की पूरी प्लानिंग करके आया था। मेरी बात सुनकर त्रिपाठी ने हैरानी से पूछा, परंतु हमने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, अपने लोभ में हम दोनों का जीवन छीनना चाहता था वो दुष्ट। कह रहा था हम दोनों को देशद्रोही साबित करके बड़ी प्रमोशन हासिल करेगा। त्रिपाठी ने परेशान लहजे में कहा, ये तो बहुत चिंता की बात है। फिर तुमने उससे कैसे पीछे छुड़ाया? मैंने कहा, मैं तो ये सोचकर उसे साथ ले गया था कि उसे जंगल में कहीं छोड़ दूंगा और जीप की कुंजी साथ लेकर भागाऊंगा, परंतु वहां पहुंचकर उसने दाव लगाकर मेरी गन छीन ली और फिर मुझे झील के दूसरी तरफ चढ़ाई वाले किनारे पर ले जाकर मुझसे सवाल जवाब करने लगा और साफ बता दिया कि वो मुझे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब जान बचनी मुश्किल है तो मैं मौका देखकर जीप से उतरकर भाग निकला। वो जीप पर मेरे पीछे लग गया, लेकिन मेरे भाग अच्छे थे कि जीप उससे बेकाबू होकर झील में जा गिरी। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर कहा, बड़ा ही दुष्ट था वो अफसर, भगवान की कृपा से तुम्हारा जीवन बच गया। उसने तो कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे तो अब समझ आई कि तुम उसकी जीप पानी में गिरने की चीखों पुकार कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ यार, अपने किए का तो भुगत लिया उसने। उसका बचना तो कठिन है, परंतु उस जालिम को कम से कम अंतिम संस्कार तो मिल जाएगा। त्रिपाठी ने तारीफ भरे लहजे में कहा, तुम बहुत नर्म दिल वाले व्यक्ति हो, अपने पर इतना जुल्म करने वाले नीच मनुष्य के लिए भी भली भावना रखते हो। फिर उसने चौंक कर कहा, परंतु तुम तो जनता को कह रहे थे कि उसके साथ कोई महिला भी थी, ये क्या पहेली है? उसकी बात सुनकर मैंने कहा लगाया, कहा, तुम बहुत भोले इंसान हो त्रिपाठी भैया, वहाँ कोई महिला नहीं थी। मैंने ये कहानी इसलिए बनाई है कि उसकी मृत्यु का दोष हम पर न लग जाए। अब पुलिस वालों का सारा ध्यान इस बात पर लगा रहेगा कि वो महिला कौन थी और वो दोनों उस उजाड़ जगह पर क्या करने गए थे। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। तभी मैंने कहा, वो असल में तो मुझे ठिकाने लगाने के लिए पीछे लगा था,
तुम तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात की तरह निशाने पर आ गए थे। उसने मेरी बात सुनकर मोहब्बत और अकीदत के मिले जुले जज्बात भरे लहजे में कहा, परंतु तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचा लिया रोहित भैया। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर सुरक्षा से रफू चक्कर हो सकते थे। तुम्हारा ये एहसान मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। मैंने कहा, ये सब बातें अब भूल जाओ त्रिपाठी भैया, और ये बताओ कि उस रावण ने तुम्हारी हट्टी पर आकर तुमसे क्या बातें की थी। उसने कहा, उसने आते ही मुझे गालियां देते हुए कहा था कि तुम अपराधियों और देशद्रोहियों को लूट मार के लिए डुप्लीकेट कुंजियां बनाकर देते हो। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि वो एक CID इंस्पेक्टर है और एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते हुए मेरी हट्टी पर पहुंचा है, जो निश्चित रूप से कोई नकली कुंजी बनवाने के लिए तुम्हारे पास आया था। मैंने पूछा कि तुम किस ग्राहक की बात कर रहे हो, तो उसने तुम्हारा नाम, कद काठ और हुलिया बताया। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि मैंने तुम्हें एक डुप्लीकेट कुंजी बनाकर दी है, लेकिन उसे बताया कि मैंने उसकी बात काट कर कहा, उससे आगे की कथा तो मुझे मालूम है त्रिपाठी भैया। अच्छा, मैं तुमको उसी मोड़ पर छोड़ दूंगा। तुम सीधे घर चले जाओ और कल सामान्य रूप से अपनी हट्टी खोलो और उसे बड़ी दुकान में तब्दील करने की कार्रवाई शुरू करो। मेरे विचार में इस सारे बखेड़े को भूल जाने में ही हमारी भलाई है। हाँ, अगर भाग ने साथ दिया और राज कुंजी मेरे हाथ लग गई तो मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा, और अगर ना आ सकूं तो मुझे अच्छे शब्दों में याद रखना। त्रिपाठी ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही वादा लिया और एक जगह मोटरसाइकिल रुकवाकर मुझसे रुखसत ली। मैं हत्तुल इम्कान तेज रफ्तारी से एयरबेस कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान में मेरा दिमाग बर्क रफ्तारी से सारी सूरत हाल का तज्जिया कर रहा था। पृथ्वी से हमेशा के लिए जान छुड़ाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मामलात मेरे लिए बहुत हसास और संगीन रुख इख्तियार कर चुके हैं। एक तरह से मैं दीदा व दानिस्ता रजाकाराना तौर पर मौत के फंदे में वापस जा रहा हूँ। मिश्रा और लांबा मेरे हवाले से संगीन शुकूक व शुभात रखते हैं और पृथ्वी की पुरस्कार मौत से उनके मेरे हवाले से शुभात यकीन की हद को पहुंच जाएंगे, और कोई अजब नहीं कि वो मुझे पृथ्वी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मेरे खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई पर उतर आए। लेकिन मसला ये था कि मेरे पास फिलहाल कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। मेरा मिशन अभी अधूरा था। मुझे तो ताहाल कर्ट टैंक के तैयारा साजी के ठिकाने या एयरबेस पर मौजूद जंगी तैयारों का जायजा लेने का मौका भी नहीं मिल पाया था। मेरी राह तकते खतरात अपनी जगह, लेकिन जोखम मोल लिए बगैर मैं अपना मकसद आगे नहीं बढ़ा सकता था। ताहम मुझे इतना इत्मीनान तो था कि मिश्रा और लांबा के इख्तियारात और इरादे अपनी जगह, मैं भी अब खाली हाथ नहीं हूँ। इन्हीं सोचों में दिमाग खपाते और तमाम अंदेशों के खिलाफ दिल को तसल्ली देते मैं एयरबेस कॉलोनी के फाटक पर पहुंच गया। मैंने ड्यूटी देने वाले सिक्योरिटी अहलकारों को प्रणाम किया। बैरियर पार करके सिक्योरिटी कैबिन के सामने से गुजरते हुए मैंने अंदर का सरसरी नजरों से जायजा लिया। मेरा अंदाजा था कि लांबा वहां मेरा मुंतजिर होगा, लेकिन वो मुझे वहां दिखाई न दिया। कमांडेंट हाउस की आलीशान इमारत के बगली दरवाजे से अपने कमरे में पहुंचकर मैं बिला ताखीर हरकत में आ गया। मुझे बखूबी इदराक था कि जो कुछ मैं कर आया हूँ उसके बाद मुझे किसी भी नाखुशगवार गैर मुतवक्के रद्द अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कोई बराह रास्त कार्रवाई हुई तो उसका पहला कदम मेरे पास मौजूद सामान की तलाशी होगा। लिहाजा मुझे सबसे पहले त्रिपाठी से बनवाई हुई मुसन्ना कुंजी, मार्क 2 कैमरे और अपने पिस्तौल को पोशीदा रखने के लिए कोई मुतबादिल महफूज जगह तलाश करनी थी। लेकिन मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था कि ये सब अशिया किस जगह तलाश करने वालों की दस्तरस से महफूज रहेंगी। उधर मुझे ये खटका भी सता रहा था कि शकुंती किसी भी वक्त टपक सकती है। वो मेरी मोटरसाइकिल की आमद से अक्सर बाखबर हो जाती थी। हो सकता है सरस्वती उसे मेरी तरफ भेज देती। शाम की चाय का वक्त बस होने ही वाला था। मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं थी, लिहाजा मैंने अपने कीमती असासों को फिलहाल लाइब्रेरी में छुपाने का फैसला किया। मेरे जहन में था कि वो लाइब्रेरी में कहाँ महफूज रहेंगी। ये फैसला करने के बाद मैंने ताखीर न की। कुछ ही देर में वो तीनों अशिया उर्दू किताबों की एक अलमारी में इस तरह महफूज हो चुकी थीं कि कुछ मखसूस किताबें तरतीब से हटाए बगैर उन तक पहुंचना मुश्किल था। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने अपने कमरे में वापस जाने की बजाय लाइब्रेरी के बड़े दरवाजे से इमारत के मरकजी हिस्से में जाने का फैसला किया। मैं नशिस्त गाह में पहुंचा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने वहां से सीधा बावर्ची खाने का रुख किया। हस्बे तवक्को शकुंती वहां रात के खाने की तैयारी में मसरूफ दिखाई दी। मुझे देखकर वो खुशी से खिल उठी। बोली, नमस्ते रोहित जी, आप शहर से वापस आ गए? मैंने शरारती लहजे में कहा, नहीं, मैं अभी बेंगलोर में ही हूँ। इस वक्त तुम्हारे सामने मेरा भूत है। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और शोख लहजे में बोली, वाह जी वाह, रोहित जी का भूत भी उनकी तरह छैल छबीला और सजीला है। जी चाह रहा है तो चाय पिलाऊं भूत जी?
मैंने उसके लहजे में एक मखसूस रंग की झलक पाकर माहौल में फौरी तब्दीली लाने का फैसला किया। कहा, चाय तो मैं पी ही लूंगा, ये बताओ कि सरस्वती जी कहाँ हैं? अब तक तो मिश्रा भी ड्यूटी से वापस आ चुके होंगे। इस वक्त तो उन दोनों को चाय की मेज पर मौजूद होना चाहिए। शकुंती ने मेरे लहजे में जवाबी लगावट की अदम मौजूदगी भांप कर गालिबन मुझ पर जज्बाती यलगार का इरादा मुलतवी कर दिया और कदरे रूखे लहजे में बोली, वो दोनों बेंगलोर शहर गए हैं। मैडम 3 दिन से मिश्रा की जान खा रही थी कि मुझे इतवार को राजमहल की यात्रा पर जाने के लिए नई साड़ी और ज्वेलरी खरीदनी है। अगर नहीं दिलवाई तो मैं ऐन वक्त पर अपना और तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी। उसे पता है कि मिश्रा जी ये खतरा मोल नहीं ले सकते, इसलिए ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद उसे साथ लेकर बाजार चले गए हैं। मैंने सरसरी तौर पर पूछा, सरस्वती जी उमूमन कहाँ से साड़ी वगैरह खरीदती हैं? ये सुनकर शकुंती ने पुरजोश लहजे में बताया, उनको चकपेटे के अलावा कहीं की साड़ी नहीं भाती, सीधे वहीं ले गई होगी मिश्रा जी को। मैंने हंसते हुए कहा, ये चकपेटे क्या है? बहुत अजीब सा नाम है। सरस्वती ने मेरी बात सुनकर हैरानी से पूछा, आपने चकपेटे का नाम पहले नहीं सुना? बेंगलोर की सबसे पुरानी साड़ी की दुकान है। मैंने सुना है ये 350 साल पहले खुली थी। उस वक्त ये छोटी सी दुकान थी। इसके नाम का मतलब ही छोटी दुकान है। चक मतलब छोटी और पेटे मतलब दुकान। परंतु अब तो वहाँ 20 रुपए से लेकर 400-500 रुपए तक की साड़ी मौजूद है। मुझे विश्वास है सरस्वती आज मिश्रा जी का कई 100 रुपए का खर्चा करवा के वापस आएगी। हो सकता है वो दोनों रात का भोजन भी बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में करके आए। मैंने हंसते हुए कहा, 200-400 रुपए में मिश्रा जी का क्या बिगड़ता है शकुंती? तुम्हें तो पता है ना कि वो लांबा के साथ मिलकर हजारों रुपया महीने की कमाई कर रहा है। शकुंती ने इस बात में सर हिलाया, बोली, हाँ जी, उनकी मंडली तो मैसूर, बलगाम और बीजापुर तक वेश्या सप्लाई करती है। मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, परंतु उनका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर तो रामा नागपा शेट्टी है ना? मेरी बात सुनकर शकुंती ने कुछ सोचा और फिर सवाल किया, आप RN शेट्टी जी की बात कर रहे हैं? बिजनेस तो नहीं पता, परंतु उसका उन दोनों से गहरा याराना है और ये तीनों महीने में 1-2 बार अय्याशी की महफिल जरूर सजाते हैं, जिसका सारा खर्चा RN शेट्टी ही उठाता होगा। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। शकुंती के सामने ये नाम लेने का यही मकसद था। उसने तस्दीक कर दी थी कि पृथ्वी की तरफ से मुझे फराहम करदा मालूमात बेबुनियाद नहीं है। अगर ये खुफिया तरीन राज सच है तो उसकी बताई हुई बाकी बातों पर भी एतबार किया जा सकता है। शकुंती ने मुझे नशिस्त गाह में हल्के लवाजिमात के साथ चाय फराहम की और रात के खाने के लिए मेरी कोई फरमाइश पूछकर वापस बावर्ची खाने में चली गई। चाय पीने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और मिर्जा इस्माइल की किताब के आखिरी अब्वाब पढ़ने लगा, लेकिन मेरा जहन यकसू नहीं था। मैं सोच रहा था कि क्या अब तक पृथ्वी की लाश झील से निकाली जा चुकी होगी? क्या उसे शनाख्त कर लिया गया होगा? इस हादसे की इत्तला पुलिस तक पहुंचने में काफी देर लगी होगी और लाश तक पहुंचने, उसे तहवील में लेकर अस्पताल ले जाने में भी कई घंटे लगे होंगे। हो सकता है ये सब इत्तलात सुबह तक ही एयरबेस के ओहदेदारों तक पहुंच जाएं। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे इज़्तिराब में इजाफा होता जा रहा था। लांबा को मेरी वापसी की इत्तला पहुंच चुकी होगी। वो पृथ्वी की वापसी और उसकी तरफ से मेरी दिन भर की सरगर्मियों के बारे में रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होगा। पृथ्वी के लौटने में जैसे जैसे ताखीर हो रही है वैसे वैसे लांबा की तशवीश भी परेशानी में ढलती जा रही होगी। हो सकता है उसने पृथ्वी का खोज लगाने के लिए अपने कारिंदे शहर की तरफ रवाना कर दिए हों। उसके साथ ही वो मेरा गिरबान पकड़कर पूछने के लिए बेताब होगा कि मेरे ताकुब में जाने वाला उसका घाघ मातहत कहाँ रह गया, मैं उसे कहाँ छोड़ आया हूँ। रात के खाने का वक्त हुआ तो शकुंती पहुंच गई। उसने अपने मखसूस पुरजोश अंदाज में बताया कि मिश्रा और सरस्वती अभी तक शहर से वापस नहीं पहुंचे और उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक अब वो रात का खाना बाहर कहीं खाकर देर गए वापस लौटेंगे। फिर उसने अपने लहजे में शहद भरते हुए पूछा, आप खाना डाइनिंग हॉल में खाएंगे या हुक्म करें तो यहीं लाकर परोस देती हूँ। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नहीं, खामखा तुम्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे, मैं डाइनिंग टेबल पर खा लूंगा। मुझे उससे होने वाली जहमत से ज्यादा ये फिक्र थी कि यहाँ खाना खाने के दौरान ये बला मुसलसल मेरे सर पर सवार रहेगी और मेरे ईमान की मजबूती आजमाने के लिए तरह तरह के जाल फैलाती रहेगी। मुझे डाइनिंग टेबल पर बराजमान हुए चंद ही मिनट हुए थे कि उसने कई अकसाम का खालिस हिंदुआना खाना मेरे सामने सजा दिया। वो तबाखी में खासी महारत रखती थी। मैंने लजीज खाने से भरपूर लुत्फानंदोज होने की कोशिश की, लेकिन मेरा जहन बार बार पृथ्वी की तरफ मबजूल होता जा रहा था। खाना खाने के बाद शकुंती ने मुझे बहुत उम्दा कॉफी पिलाई, जिसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। अंदेशों और कयास आराइयों के भंवर में जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। ताहम मैं खासी बेआराम नींद सोया और घंटे 2 घंटे के वक्फे से कई बार मेरी आंख खुली।
अलग सुबह जागा तो कुछ कसलमंदी का एहसास हुआ। ऐसी कैफियत का मैं हमेशा से एक ही इलाज जानता हूँ। उस सुबह भी मैंने उसे ही आजमाने की ठानी और पाजामे पर टी शर्ट पहनकर चहलकदमी के लिए निकल पड़ा। मैं निस्फ घंटे से भी जायद कमांडेंट हाउस के पहलू में फैले वसी सब्ज़ार में टहलते हुए मौसम बहार की फरत अफजा हवा से लुत्फानंदोज होता रहा। फिर मैंने अकबी बाग का रुख किया। इस दौरान में सूरज कदरे ऊपर आ चुका था और उसकी नरम गरमाइश वाली किरणें हल्के खुनक माहौल में जिल्द पर बहुत खुशगवार महसूस हो रही थी। मुझे कोई जिस्मानी कसरत किए कई दिन गुजर चुके थे, लिहाजा उछल कूद और टांगों, कमर और बाजुओं के खिंचाव वाली कुछ वर्जिशें करता रहा। कुछ ही देर में मेरे मसामों से पसीना फूटने लगा। इस पर मैंने वर्जिश तर्क करके एक बार फिर चहलकदमी शुरू कर दी। कमांडेंट हाउस के मकीनों की बेदारी का वक्त होने में अभी ताखीर थी और मैंने इरादा कर रखा था कि मैं बराह रास्त नाश्ते की मेज पर पहुंचूंगा। सब्जी के खेतों के पास से गुजरा तो मुझे माली कहीं दिखाई न दिया। मैं आगे बढ़ा तो दरख्तों और खुदरो झाड़ियों के कतात का सिलसिला शुरू हो गया। मैं उस वक्त खाली हाथ था जबकि मुझे बताया गया था कि कभी कभार जंगली सुअरों के झुंड अकबी बाड़ तोड़कर अंदर घुसाते हैं जो अकेले शख्स पर हमलावर भी हो सकते हैं, लिहाजा किसी हथियार के बगैर उस तरफ निकलना मुनासिब नहीं है। ताहम मुझे उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। जरूरी नहीं कि वो कभी कभार वाला दिन आज ही हो और इन वहशी जानवरों का मुझसे सामना ही हो जाए और वो अपनी फितरत के बरक्स मुझ पर धावा बोलने का इरादा भी कर लें। चांदमारी का मकाम अभी कम से कम फरलांग भर आगे था, ताहम मैंने वहीं से वापसी का फैसला कर लिया। मैं पसीने और धूल मिट्टी में अटा मिश्रा और सरस्वती के साथ नाश्ते की मेज पर बैठना नहीं चाहता था। उस वक्त मैं कमांडेंट हाउस जाने वाली एक चौड़ी पगडंडी पर चल रहा था और टायरों के निशानात बता रहे थे कि उस रास्ते पर जीपों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। ताहम उस वक्त वहाँ किसी गाड़ी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और न ही कोई इम्कान था। लेकिन मैं जैसे ही कुछ आगे बढ़ा, मुझे लगा कि मैंने किसी गाड़ी के ताकतवर इंजन की भिनभिनाहट सुनी है। मैंने उसे अपनी समात का वहमा समझा, लेकिन चंद ही लम्हों में आवाज वाज़ेह हो गई। मैंने अंदाजा लगाया कि वो कोई जीप है जो मेरी तरफ ही बढ़ रही है। मैं ताज्जुब के साथ उस तरफ नजरें दौड़ाने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। जल्द ही मुझे स्याह रंग की वो जीप दिखाई दे गई। वो खासी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और कच्चे रास्तों पर खाक धूल के बादल उड़ा रही थी। वो जीप जैसे जैसे करीब होती गई, मेरी हैरत बढ़ती चली गई। उस उजाड़ बयाबान जगह पर इतनी तेज रफ्तारी से जीप भगाना कहाँ की अक्लमंदी है। ये जीप चलाने वाला कोई जनूनी तो नहीं है। फिर वो जीप मुझसे सिर्फ 50 गज के फासले पर पहुंच गई। अब उसकी रफ्तार मुझे पहले से भी तेज महसूस हुई। उसके साथ ही मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं जल्दी से पगडंडी के सिरे पर हो गया, लेकिन मेरे अंदेशे के मुताबिक मेरे करीब से गुजरने की बजाय वो जीप गुर्राती हुई मेरी तरफ झपटी। मैं बर वक्त पूरी कुव्वत से जस्त लगाकर पगडंडी से न हट जाता तो टक्कर खाकर इस बुरी तरह कुचला जाता कि मेरी मस्ख लाश पहचानना भी आसान न होता।